Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 17th of September 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to discuss some questions based on the previous day's session. So we can revise our previous day session and you will be able to answer the previous day questions. So just start from the one. Which of the following regarding National Commission for Protection of Child Rights is correct? So नेशनल जो कमीशन है चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए उसके रिगार्डिंग में इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो आप इस स्टेटमेंट को देख करके बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। नो, ये 2007 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। It is under the administrative control of Ministry of Social Justice and Empowerment. No, ये Ministry of Women and Child Development के अंदर आता है. So that's why option B incorrect. It is a statutory body under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. Yes, this statement is correct. So इसमें से एक statement हमारा correct है, वो है C. Next question देख लेते हैं. Where is the headquarters of NCPCR? तो इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अंडर विच एक्ट वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो 2005 का जो एक्ट था उसके अंदर इसको जो है इंस्टीट्यूट किया गया था। व्हाट इज द प्राइमरी मैंडेट ऑफ एनसीपीसीआर? इसका प्राइमरी मैंडेट है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट चाइल्ड राइट्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which act is not monitored by the NCPCR? You know, there are certain acts of the parliament which are monitored, means the implementation of such acts are monitored by this act, means this commission. तो ये कौन सा एक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोक्सो एक्ट 2012। हाँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन को ये कमीशन मॉनिटर करता है। जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड जो हमारा एक्ट है 2015 का, उसको भी ये मॉनिटर करता है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यस, इसको भी ये मॉनिटर करता है। हाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि देखो, ये जो कंपलसरी एजुकेशन वाला जो एक्ट था, इसको जब लाया गया तो इसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, मींस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, जिससे इस एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। डीपीएसपी से लेकर के उसको फंडामेंटल राइट्स में लाए थे हम। सो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उस अमेंडमेंट का नंबर क्या था और वो अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हेन डिड इंडिया एक्सीड टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, उनके लिए एक कन्वेंशन था, इंडिया ने उसको 1992 में साइन किया था। व्हाट इज द टर्म लेंथ फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द एनसीपीसीआर? सो आप जानते हैं कि एनसीपीसीआर का जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वो या तो 3 इयर्स तक अपने उस पोजीशन पर रह सकता है, या जब तक कि उसकी एज 65 इयर्स ना हो जाए तब तक रह सकता है। सो ये उनकी क्वालिफिकेशन है। हाउ मेनी मेंबर्स? तो देखो, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड? इस कमीशन में जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसमें से मिनिमम 2 क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट एक चीज और है, हाँ, 2 वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। इट मींस 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एनसीपीसीआर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, चाहे वो उसको मेंबर्स हो या उसके चेयरपर्सन हो। हु हेड्स द कमेटी दैट रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द एनसीपीसीआर? सो जो एनसीपीसीआर के लिए जो एक कमेटी बनती है, जो रिकमेंड करती है कि भाई किसको चेयरपर्सन बनाओगे, तो उसको कौन हेड करता है? तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है
वो उसको हेड करता है, वहीं से फिर उनका रिकमेंडेशंस आगे आते हैं। व्हाट इज द टर्म लेंथ फॉर द मेंबर्स? अभी ऊपर हमने देखा कि जो चेयरपर्सन है उसके ऑफिस का क्या, उसके टेन्योर कितना जो है, ड्यूरेशन क्या होता है। सो उसका ड्यूरेशन हमने 3 ईयर देखा था। यहाँ पर भी मेंबर का जो टेन्योर है वो 3 ईयर्स ही होता है, बट उनकी एज यहाँ पर में जो है मैक्सिमम 60 ईयर्स है। बिकॉज 60 ईयर्स में अगर ये रिटायर हो जाएंगे तो आगे फिर 65 ईयर्स तक जो चेयरमैन के लिए पोजीशन दी गई है, चेयरमैन के लिए, तो इट मींस अगर यहां से रिटायर हो गए तो बाद में वो चेयरपर्सन भी तो बन सकते हैं, इसलिए वो 5 साल का 5 ईयर्स का गैप भी रखा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विच फील्ड इज नॉट मेंशन्ड एज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एमिनेंस फॉर एनसीपीसीआर मेंबर्स। अगर किसी को एनसीपीसीआर में मेंबर बनना है तो क्या उसमें मैंडेटरी नहीं है? देखो, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रखी गई है उसमें, हाँ रखी गई है। चाइल्ड हेल्थ केयर, वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड कोई पर्सन हो, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। और लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, हाँ इसमें अगर किसी ने काम किया है, उसमें उसका एक्सपर्टीज है, देन सच काइंड ऑफ पर्सन विल बी एलिजिबल along with other conditions for the post of members of this commission. What action can be central government take if the chairperson or any other member is adjudged insolvent? Means अगर NCPCR का कोई मेंबर और या उसका चेयरपर्सन वो अगर उसको इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो सिंपल सा ये होगा कि उसको रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उस पद से, उसकी पोस्ट से रिमूव कर देगी। ये इसका आंसर है। विच इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेट्स इंडिया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट? तो ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इंडिया को ऑब्लिगेट करती है कि हमको बच्चों के, चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करने होंगे? तो उसके लिए ट्रीटी है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसको इंडिया ने भी साइन कर ही दिया था, ऊपर हमने देखा ही था। What is the maximum number of terms the chairperson of the NCPCR can serve? So भैया ये भी 3 years के लिए मैक्सिमम टर्म टेन्योर अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में विच एक्ट एंश्योर्स द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए, अभी ऊपर हमने देखा था, तो हमारे पास में है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट के थ्रू बच्चों को दिया गया था फंडामेंटल राइट, दिया गया एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन का। और उसी के रिगार्डिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने फंडामेंटल राइट बना दिया गया प्राइमरी बेसिक एजुकेशन को, जो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक का एज है उसके लिए। तो वो हमने डीपीएसपी से लेकर के आए थे, आपको बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था और कब हुआ था। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। आज हम इसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके साथ में एक सब टॉपिक भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। आज की अगर मैं बात करूं तो इट मींस कल हमारा जो ऑफिस, आपको पता ही रहा था कि ऑफिस बंद था, और ये 15th ऑफ सितंबर को एवरी ईयर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। इंडिया में क्यों पॉपुलर हो गया ये? इंडिया में पॉपुलर होने का कारण ये रहा इसका कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका में क्या किया, एक ह्यूमन चेन बनाई इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पर 15th ऑफ सितंबर को। ह्यूमन चेन बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये बड़ी बात थी। देखो, इन्होंने बनाई 2500 किलोमीटर लंबी, समझ रहे हो आप? इतनी लंबी इन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई कि लोग ऐसे करके हाथ पकड़ के खड़े हो गए एक दूसरे से। तो 2500 किलोमीटर तक की लेंथ की इन्होंने ह्यूमन चेन बना दी। किस लिए? एज ए सिंबल। किसका सिंबल? इक्वालिटी का, यूनिटी का, फ्रेटर्निटी का और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का। तो देखो, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें इक्वालिटी हमेशा होती है, यूनिटी होती है उसमें, फ्रेटर्निटी होती है उसमें, और पार्टिसिपेशन होता है गवर्नेंस में। तो ये उसके बेसिक से एलिमेंट्स हैं। आप सबको पता होगा कि एक डेफिनेशन दी थी किसी ने, अभी मैं आपसे पूछूंगा उनका नाम। देखो, इन्होंने ऐसे एक ह्यूमन चेन बनाई थी कर्नाटका में। ये आप पिक्स देख सकते हैं कि ऐसी, ये जो पिक है कितने किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की इन्होंने चेन बना दी। ठीक है, ये देखिए, ये स्कूल के बच्चे भी हैं, ये भी इसमें जो है इंक्लूडेड है। तो बहुत लंबी 2500 किलोमीटर लंबी इन्होंने चेन बनाई।
ठीक है, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक बहुत बड़े पर्सन थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। अब उनका नाम आपको बताना है, डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। एक गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। ये डेफिनेशन किसने दी थी, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, अब आपको ये रिप्लाई करना है आंसर में। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस अब तक आए हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 15 सितंबर को करते हैं। एक्चुअली जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने 15 सितंबर 2007 में इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। तो हम कह सकते हैं कि 2007 में इसके लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास हुआ, इस डे को एस्टैब्लिश किया गया कि भाई ग्लोबल सिग्निफिकेंस का डे ये माना जाएगा। ये जो दिन है, ये दिन और क्या हमको बताता है, ये जो ग्लोबल डेमोक्रेसी डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, ये क्या हमको रिमाइंड करता है बार बार, क्या रिमाइंड करता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली अ फिक्स्ड कंडीशन। इट मींस जो डेमोक्रेसी है कोई ऐसी फिक्स कंडीशन नहीं है कि अच्छा जी अब हमारी सोसाइटी इस कंडीशन में आ गई, अब हम डेमोक्रेटिक हो गए। बट क्या है ये, बट एन ऑन गोइंग परस्यूट। मीन्स डेमोक्रेसी एक हमेशा चलने वाली कंसिस्टेंट प्रोसेस, एक परस्यूट है कि हमेशा उसके पीछे हमें चलना होगा, उसको अचीव करने के लिए हमें हमेशा एफर्ट्स लगाने होंगे। जैसे ही किसी सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए हमारे एफर्ट्स वीक हो जाते हैं, उन सोसाइटीज में डिक्टेटरशिप जन्म ले जाती है। सो इसीलिए जो डेमोक्रेसी है उसको हमेशा हमें अपने टारगेट पर रखना पड़ता है कि हम हमेशा डेमोक्रेसी के लिए चलें। इस दिन जब हम डेमोक्रेसी डे ऑर्गेनाइज करते हैं, कोमेमोरेट करते हैं, तो क्या करते हैं कि इट कॉल्स फॉर, ये कॉल करती है, सबको बुलाती है, क्या, डे ऑफ डेमोक्रेसी, किसके लिए कि नेशन स्टेट्स जो कंट्रीज हैं वो आओ, सिविल सोसाइटीज हैं आप भी आओ, पीपल आप भी आओ, टू परस्यू द डेमोक्रेटिक आइडिया, कि भाई सारी सोसाइटीज आ जाओ, सारे पीपल आ जाओ, सारी कंट्रीज आ जाओ, स्टेट्स आ जाओ, और हम किसका पीछा करें, किसको प्राप्त करने की कोशिश करें, डेमोक्रेटिक आइडिया को। ठीक है, अच्छा इसके बैकग्राउंड की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2008 में 8 नवंबर को क्या किया गया था, एक्रेडिट किया गया था एक रेजोल्यूशन पास करके, और सपोर्टिंग बाय यूनाइटेड नेशन सिस्टम ने इसको सपोर्ट किया कि हाँ हम इस दिन को ऐसा मनाएंगे। अब इसमें 15 सितंबर को क्यों रखा गया, इसका एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या, एक यूनियन है, एक मींस एक इंस्टीट्यूशन है, हम कह सकते हैं इंटरनेशनल, क्या है उसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल की। क्या है ये, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले जब हम इस डेमोक्रेटिक डे को देख लेते हैं, डेमोक्रेसी डे को, कि इसमें क्या किया था इस दिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन साइन किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कब, 15 सितंबर 1997 को जेनेवा में। सो ये दिन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसको भी इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी था, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने इस दिन को ही सपोर्ट किया कि ठीक है, इंटरनेशनल जो हमारी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसने अगर 15 सितंबर 1997 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अगर जो साइन किया है, उसको रेजोल्यूशन को लेकर के आए हैं, तो हम उसी को क्या मानते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी। तो ये यहां से मान लिया गया। अब इसमें क्या है, इस डिक्लेरेशन में क्या था, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फ्रीली एक्सप्रेस्ड विल ऑफ द पीपल टू डिटरमाइन देयर ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सारा का सारा मीन्स ये जो डिक्लेरेशन था, जैसे हम कहते हैं ना कि यूएन का डिक्लेरेशन जिसमें यूएन चार्टर की बात करते हैं, वैसे ही इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का भी अपना एक चार्टर कह सकते हैं, उसको हम एक डिक्लेरेशन कह सकते हैं। उसमें क्या कहा गया था कि देखो हम डेमोक्रेसी को एक ऐसा सिस्टम मानते हैं कि वो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, मींस एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर
जो लोग हैं वो अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, लोग अपनी विल को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, वो डिटरमाइन कर सकें क्या अपने लिए कि भाई उनको कैसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, उनको कैसा इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, कैसा सोशल सिस्टम चाहिए, कैसा उनको कल्चरल सिस्टम चाहिए। इट मींस अगर इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को वही काम करने होंगे जो विल ऑफ पीपल है, लोगों की जो पसंद है वही काम करने होंगे। इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इट मींस अगर इंडिया के लोग चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कुछ वैसा हो तो डिसाइड होगा, बिकॉज ऐसी गवर्नमेंट को पीपल ही तो इलेक्ट करके भेजते हैं। भाई जैसी गवर्नमेंट को पीपल पसंद करते हैं उसी को वोट देते हैं। सो एक्चुअल में कोई भी कंट्री हो, वहां के उस गवर्नमेंटल सिस्टम को, उस गवर्नेंस को लोगों की इच्छा, लोगों की विल के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है। मींस अगर हम किसी किंग के सिस्टम की बात करें, मोनार्कियल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वहां पर लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चलती, किंग की चॉइस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है। आप जैसे चले जाओ नॉर्थ कोरिया में, तो क्या नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी है? नहीं है। वह लोगों की चॉइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के किम जोंग उन की चॉइस। या आप हमारे वेस्ट एशिया में देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हैं, चाहे आपका वो सऊदी अरबिया हो, कतर हो, बहरीन हो, यमन हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, है ना, और आपका सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, यहाँ पर डेमोक्रेसीज नहीं है। वहां के जो अमीर हैं, शेख हैं, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है, उन्हीं की चॉइस की पॉलिसीज होती है। मींस वहां पर वोटिंग जैसा कोई काम नहीं है, जिसको अगर हम एक्चुअल ऑन ग्राउंड पे देखेंगे तो। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सबसे पहले किस ईयर में इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी को मेमोरेट किया गया था? तो 2008 में फर्स्ट टाइम किया गया था, और एवरी ईयर इसकी एक थीम होती है। तो 2024 की जो थीम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करके देख रहे हैं कि इसका यूज ऐसा हो जिससे कि गुड गवर्नेंस आए। गुड गवर्नेंस क्या? जो लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कर सके। गुड गवर्नेंस वो जो डेवलपमेंट में लोगों की हेल्प करे, लोगों की बात सुने, जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें स्पीडी जस्टिस हो, जिसमें लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो बड़ी इजीली मिल जाए, लोग अपनी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जी सकें। ऐसी गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है ये क्या है। देखो, सारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सारे कंट्रीज की अपनी अपनी कोई ना कोई पार्लियामेंट है। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्रुप बनाया गया, एक यूनियन बनाई गई कि सारे पार्लियामेंट्स की एक यूनियन होगी। ठीक है, जैसे आप देख लेते हैं स्टूडेंट्स की यूनियन, लोग देख लेते हैं ड्राइवर्स की यूनियन, दिल्ली बॉम्बे में आप देख सकते हैं ऑटो वालों की यूनियन। तो ये पार्लियामेंट्री यूनियन है, इंटरनेशनल लेवल पर सारे कंट्रीज का एक ग्रुप हो गया। तो इसको बोल रहे हैं आईपीयू इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1889 में। इसको पेरिस में जो है एस्टैब्लिश किया गया। किस लिए? कि भाई जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डेमोक्रेसी के, बिकॉज जहां पर पार्लियामेंट है तो एटलीस्ट वहां पर डेमोक्रेसी होगी, तो उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके और वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश हो सके। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये क्या फैसिलिटेट करती है? पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को। ठीक है, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को ये प्रमोट करती है। इट मींस अगर कुछ कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो डिप्लोमेसी के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालें, कि पार्लियामेंट में बैठने वाले जो लीडर्स हैं वो डिस्कशन करें, डेलिब्रेशन करें और तब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। इट मींस रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर प्रॉब्लम है तो दोनों साइड के पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठते, उसका कोई सॉल्यूशन निकालते, ना कि वॉर से उसका सॉल्यूशन निकालते। ये इसका क्या है? मेन एम है। empowers parliamentarians to promote peace, democracy, sustainable development, इन सब पर बात करती है।
तो इट वाज फर्स्ट मल्टीलेटरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं हिस्टोरिकल सेंस में इसकी बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय पर, देखो 1889 की बात हो रही है, उस समय की फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पॉलिटिकल लेवल पर जो कंट्रीज की पार्लियामेंट्स की उनके बीच में कोऑपरेशन पर काम कर रही थी। ठीक है, इसका क्या स्लोगन है? इस ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ये इसका स्लोगन है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 179 अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 13 एसोसिएट मेंबर्स भी इसमें हैं। सो इस लेवल पर यह काम करती है। अब मैं अगर इस पूरे सेशन को, आज का जो सेशन है, इसको रिवाइज करवाऊं बेसिक पॉइंट्स में, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का अगर ओवरव्यू करें, इवेंट का नेम क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होता है। डेट क्या होती है? 15 सितंबर होती है। इस बार 2024 में है, ये 15 सितंबर हो चुका है। इस बार की थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस, ये इसकी इस बार की थीम है। सो ये आपके पास में बेसिक से पॉइंट हो गए। एस्टैब्लिश किसने किया था इसको, इस इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी को? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है उसने 15 सितंबर को एक डिक्लेरेशन लिया था, ठीक है, 1997 में। लेकिन उस डिक्लेरेशन वाले दिन को यूएनजीए ने क्या घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी। और पहले सबसे फर्स्ट टाइम इसको 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोट एंड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ग्लोबली। ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। क्या इसके फोकस एरिया होते हैं? तो ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब क्या है इसके बेसिक से फोकस एरियाज होते हैं जिस पर ये काम करता है। सिग्निफिकेंस की बात करें इसके की तो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन सोसाइटी। सो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में, सोसाइटी में, यूथ में, चिल्ड्रन में, सबको ये समझाने पर फोकस करता है कि देखो जो डेमोक्रेसी है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर डेमोक्रेसी ना होती और डिक्टेटरशिप अगर होती तो आप या मैं या कोई भी जो फ्रीडम अभी एंजॉय करते हैं वो नहीं कर पाते। जैसे आप अफगानिस्तान में तालिबान का रूल देख लीजिए, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पर लोगों के सारे राइट्स छीन लिए। इट मींस वहां पर क्या कर दिया गया है, हेयर स्टाइल के भी वहां पर जो है लॉ बना दिए गए कि आप ऐसा हेयर स्टाइल रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी कुछ कुछ वैसा है, जैसे कि इसमें तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में विमेन को जो राइट्स मिले थे थोड़े बहुत वो सब खत्म कर दिए गए। वो वहां पे ना तो पार्क जा सकती हैं, जिम नहीं जा सकती, होटल नहीं जा सकती, दुकान पे अकेले नहीं जा सकती, कार नहीं चला सकती, स्कूटी नहीं चला सकती, साइकिल नहीं चला सकती। क्यों? जो पावर में बैठे हुए हैं उन्होंने जो रूल बनाए वही मानने होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी का जो रूल होता है वो ये कहता है कि वो जो रूल पावर मींस रूल कर रहे हैं, जो पावर में हैं, वो क्या बात करेंगे, वो क्या काम करेंगे, जो लोगों की इच्छा होगी वो करेंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है तालिबान में या डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज में। सो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है। इन सारी चीजों को ही फोकस में रखता है कौन? इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।